अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ऑर्थोटिक ऑप्शंस फॉर पैराप्लीजिया। ठीक है, ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद आगे ये वाला पार्ट देखें, वरना आपको उसकी समझ नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि हम 3 आर्थोसिस के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4th वन से स्टार्ट कर रहे हैं कि 4th वन हम कौन सा आर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं पैराप्लीजिया के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें आ जाता है कस्टम मेड आर्थोसिस। कस्टम मेड आर्थोसिस का मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये वो आर्थोसिस होते हैं जो ऑर्डर पे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो जो मैस प्रोड्यूस्ड आर्थोसिस से उनसे पेशेंट्स के काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम अब बिल्कुल ही अपने मुताबिक ही आर्थोसिस बनवाएं, तो फिर वो कस्टम मेड आर्थोसिस बनाते हैं। ठीक है, कस्टम मेड एंकल फुट आर्थोसिस भी होते हैं, नी एंकल फुट आर्थोसिस भी होते हैं। ठीक है, ऑर्थोरेसिक हिप नी एंकल फुट आर्थोसिस भी होते हैं। ठीक है, और जो कस्टम मेड आर्थोसिस होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेटल के भी हो सकते हैं, या जिस मटेरियल के जो है वो पेशेंट चाह रहा है हम उस मटेरियल के ये बनाकर देते हैं। कस्टम मेड फुट आर्थोसिस बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इनकी मदद से जो पर्सन है वो खड़ा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो एम्बुलेशन है, जो पेशेंट ने चलना है वो क्रचीज़ की मदद से चलता है। ठीक है, क्रचीज़ है, इस तरह के कोई भी एड्स यूज़ करता है एम्बुलेशन के लिए। ठीक है, और साथ साथ वो अपने अपर ट्रंक और अपर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन का भी ख्याल रखता है एम्बुलेशन के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मे नॉट रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ फिज़िकल कंडीशनिंग प्रोग्राम फॉर एम्बुलेशन। एम्बुलेशन से पहले फ़िज़िकल कंडीशनिंग प्रोग्राम कराया जाता है पेशेंट्स को। ठीक है, ताकि उनकी एम्बुलेशन जो है वो मज़ीद आसान हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं आइडिया होता। ठीक है, तो वो फ़िज़िकल कंडीशनिंग प्रोग्राम नहीं कराते। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ट्रायल पीरियड इज़ एडवाइजेबल यूजिंग मैस प्रोड्यूस्ड एडजस्टेबल टेम्परेरी आर्थोसिस। वो कहता है कि अगर जो आप जो हैं वो मैस प्रोड्यूस्ड ऑर्थोसिस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैस प्रोड्यूस्ड वही ना कि एडजस्टेबल, हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं ऑर्थोसिस को। ठीक है, टेम्परेरी आर्थोसिस होते हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं कि ये एडवाइस किया जाता है कि पहले आप ट्रायल पीरियड करें, ट्रायल के लिए यूज़ करें। ठीक है, अगर वो आपको सूट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कस्टम मेड आर्थोसिस की तरफ जाएँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्थोसिस आ जाता है क्रेग-स्कॉट KFOs। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि क्रेग-स्कॉट KFOs का जो पेयर है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे एडल्ट्स के लिए जिनको पैराप्लीजिया है। ठीक है, ईच आर्थोसिस इंक्लूड अ शू। दोनों, अब पेयर है ना तो 2 आर्थोसिस होंगे क्रेग-स्कॉट KFOs के। ठीक है, और दोनों आर्थोसिस के पास एक एक शू होता है। ठीक है, हर आर्थोसिस के अंदर एक शू होता है और उस शू के साथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, और उन प्लेट्स के साथ होता है बाइकाल एंकल जॉइंट्स। बाइकाल एंकल जॉइंट क्या होता है? बाइकाल एंकल जॉइंट यूजुअली हम पेशेंट्स को इनिशियल ऑर्थोसिस के तौर पर प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर स्पास्टिसिटी की वजह से या एंकल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हुई होती है, उन लोगों को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे फुट को स्लाइड डोर्सीफ्लेक्शन के अंदर रखता है। ठीक है, क्योंकि प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हुई हुई है, और इसके अंदर एक प्लास्टिक सॉलिड एंकल सेक्शन होता है। ठीक है, एंकल को पुट करने के लिए एक सॉलिड एंकल सेक्शन होता है प्लास्टिक का बना हुआ। पेरिटिबियल बैंड होता है। ठीक है, टिबिया के साथ जो है वो ऑर्थोसिस को बाइंड करने के लिए पेरिटिबियल बैंड है, ब्लॉक है। ठीक है, विद बेल रिलीज, और एक सिंगल थाई बैंड, थाई के साथ कनेक्ट करने के लिए भी एक बैंड होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रेग-स्कॉट KFOs हैं, ये क्या करते हैं, ये पेशेंट को इनेबल करते हैं कि वो खड़ा हो सके। ठीक है, और ये पेशेंट इसमें खड़ा भी हो सकता है और बैकवर्ड लीन भी कर सकता है। ठीक है, ताकि उसकी जो हिप है और जो ट्रंक है वो फ्लेक्शन में रहे। ठीक है, मीन्स टू से कि क्रेग-स्कॉट KFOs जो हैं वो पेशेंट को जब खड़ा करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा बैकवर्ड लीन हो जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है, ताकि उसकी जो हिप है और जो ट्रंक है वो फ्लेक्शन में रहे। ठीक है, और ये हिप मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ठीक है, और वो पेशेंट्स जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मसला है वो अपने हिप को अपनी मर्ज़ी से फ्लैक्स नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है,
उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो 2 to 4 पॉइंट गेट यूज़ करते हैं अपने जो वेट है उसको शिफ्ट करने के लिए ट्रंक की तरफ, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट गेट में क्या होता है, 2 पॉइंट गेट के अंदर पहले हम लेफ़्ट क्रच और राइट लेग इन दोनों को इकट्ठा आगे रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम राइट क्रच और लेफ़्ट लेग को आगे रखते हैं, ठीक है। यह है 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट क्या है कि पहले लेफ़्ट क्रच और राइट लेग को आगे रखते हैं, उसके बाद राइट क्रच और लेफ़्ट लेग को आगे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट क्या होती है, 4 पॉइंट गेट जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही होती है जब बंदे ने चलना होता है तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जब उसकी वीक लिम्स होती हैं या उसकी लेग्स वीक होती हैं तो वॉकिंग के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम 4 पॉइंट गेट यूज़ करते हैं। 4 पॉइंट गेट में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले राइट क्रच बाहर रखना है, ठीक है, उठा के आगे रखना है। उसके बाद पेशेंट ने अपना लेफ़्ट फुट आगे रखना है, ठीक है। इसमें क्या था 2 पॉइंट में, इसमें था कि लेफ़्ट क्रच और राइट लेग दोनों को इकट्ठा आगे रखना था पहले, ठीक है। इसमें है कि पहले राइट क्रच को आगे रखना है, उसके बाद लेफ़्ट फुट को आगे रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर लेफ़्ट फुट रखने के बाद लेफ़्ट क्रच को आगे रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद राइट फुट को आगे रखना है, ठीक है। मीन्स कि ये इस तरह पैटर्न है, राइट क्रच लेफ़्ट फुट, लेफ़्ट क्रच राइट फुट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक 3 पॉइंट गेट भी होती है। 3 पॉइंट गेट क्या होती है, इसके अंदर नहीं होती लेकिन वैसी 3 पॉइंट गेट होती है, तो हम उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लेफ़्ट एंड राइट क्रच दोनों को इकट्ठा आगे रखा जाता है इंजर्ड लेग के साथ, ठीक है। लेफ़्ट क्रच, राइट क्रच और साथ इंजर्ड जो लेग है, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा आगे रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो अनइंजर्ड लेग है उसके ऊपर बॉडी का सारा वेट डाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्थोसिस आ जाता है डैट इज़ वॉक अबाउट ऑर्थोसिस। वॉक अबाउट ऑर्थोसिस के अंदर हम KAFOs नी एंकल फुट ऑर्थोसिस का पेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हिंज मैकेनिज़्म यूज़ होता है। हिंज मैकेनिज़्म हमने पहले भी पढ़ा था कि वो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करता है। उसके बाद इसके अंदर इसको इन पेयर्स को जो जोड़े होते हैं वो मेटल के अपराइट्स होते हैं, ठीक है, जो इन दोनों ऑर्थोसिस को जोड़ के रखते हैं। अच्छा, अब वॉक अबाउट ऑर्थोसिस क्या करता है, ये हिप फ्लेक्शन अलाउ करता है, हिप एक्सटेंशन अलाउ करता है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी चीज़ें करता है, हिप एडक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है, हिप एबडक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है और हिप रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेसिप्रोकेटिंग गेट आर्थोसिस। रेसिप्रोकेटिंग गेट आर्थोसिस हम दोनों बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक हिप नी एंकल फुट आर्थोसिस भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हिप्स को हम जॉइन करते हैं 1 या 2 मेटल की केबल्स या रोड्स के साथ। रेसिप्रोकेटिंग गेट आर्थोसिस को हम RGO भी बोलते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग बेसिकली ये जो THKAFOs है ना, ये रेसिप्रोकेटिंग गेट आर्थोसिस ही हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम हिप्स को जॉइन करने के लिए 1 या 2 मेटल की केबल्स या रोड्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर नी स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है, नी लॉक्स की मदद से। और जो फीट हैं पेशेंट के वो सॉलिड एंकल आर्थोसिस के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये वही बताया हुआ है कि फीट आर इनकेस्ड इन सॉलिड एंकल आर्थोसिस। अब जब पेशेंट ने चलना होता है तो वो ये वाला अभी हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, तो ये वो 4 स्टेज प्रोसीजर फॉलो करता है जब पेशेंट ने चलना होता है रेसिप्रोकेटिंग गेट आर्थोसिस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो उसने अपना सारा वेट जो है वो अपनी राइट लेग के ऊपर शिफ्ट करना है। उसके बाद उससे अपने पेल्विस को टक करना है और अपनी जो अपर थोरैक्स है उसको एक्सटेंड करना है। वो अपने अपर थोरैक्स को एक्सटेंड करेगा तो उसका पेल्विस टक हो जाएगा। उसके बाद उसने क्रचेस के ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद उसने अपनी लेफ़्ट लेग को स्विंग करना है। ये है 4 स्टेज प्रोसीजर जो पर्सन यूज़ करता है चलने के लिए, ठीक है। और इस प्रोसीजर को हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रिवर्स कर लेते हैं।
नेक्स्ट स्टेप के लिए रिवर्स किस तरह करेंगे, यहाँ पे राइट लेग पे वेट शिफ्ट किया था, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वो शिफ्ट करेगा वेट लेफ़्ट लेग पे, फिर अपने पेल्विस को वैसे ही टक करेगा, क्रचेस पे प्रेस करेगा और फिर अपनी राइट लेग को स्विंग करेगा। ठीक है, ये होगा रिवर्स प्रोसीजर। उसके बाद क्या होता है कि स्टील की केबल्स या रोड्स यूज़ की जाती हैं जो क्या प्रिवेंट करती हैं अननेसेसरी हिप फ्लेक्शन को। ठीक है, ताकि सपोर्टिंग लेग के ऊपर अननेसेसरी हिप फ्लेक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट करती हैं स्टील की केबल्स और रोड्स। ठीक है, और इसके अंदर रेसिप्रोकल 4 या 2 पॉइंट गेट यूज़ होती है, जो कि मैंने अभी बता दिया कि क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रेसिप्रोकल 4 और 2 पॉइंट गेट इसलिए यूज़ होती है क्योंकि जो 1 फुट है वो हमेशा ज़मीन पे रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका मतलब बट द पेस इज़ स्लो, लेकिन वो कदम आहिस्ता आहिस्ता लेगा पर्सन। ठीक है, फुट उसका ज़मीन पे ही होगा लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। जब पर्सन ने रेसिप्रोकेटिंग गेट आर्थोसिस के अंदर बैठना होता है तो वो क्या करता है, केबल को खोल देता है, रिलीज़ कर देता है ताकि उसकी हिप फ्लेक्स हो जाए और वो इजीली बैठ जाता है। ये था हमारे पास टॉपिक ऑर्थोटिक ऑप्शंस फॉर पैराप्लीजिया। हमने सारे ऑर्थोसिस डिस्कस कर लिए हैं जो कि हम पैराप्लीजिया के पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं।